हैं आप लोग। माई सेल्फ अरुण पटेल और आप सभी का स्वागत है ALD स्टडी यूट्यूब चैनल पे। हम लोग की SC वर्मा सीरीज चल रही थी। आज सार्थक अंक एवं त्रुटियों का क्या करना है, हम लोग को प्रैक्टिस सेशन करना है। तो एक बहुत ही जोरदार जबरदस्त शायरी के साथ इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे, एकदम जुनून भर देने वाली। लेकिन जुनून, इन सब शायरियों से कोई जुनून होता थोड़ी है बेटा, ये तो सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा भौकाल वौकाल जमाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, बोल लेते हैं। लेकिन असली मोटिवेशन तुम्हारे अपने अंदर होना चाहिए। अगर तुम्हारे अपने अंदर एक जुनून है, एक जिद है कुछ करने की, तभी कुछ क्या हो पाएगा, हो पाएगा। नहीं तो सब कुछ फस्सी बम की तरह है। चलो फिर भी हम लोग शायरी को तो बोलेंगे ही। शायरी है, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। क्या कह रहा है कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। किसी महान व्यक्ति ने ये कहा है कि कभी ना हारने की जिद ही एक दिन जीतने की क्या बन जाती है, आदत बन जाती है। या कभी ना हारने की आदत आपकी जीतने की आदत बन जाती है। कुछ इसी तरह का इस शायरी में है। कुछ भी हार जाओ, लेकिन जिंदगी में एक दोबारा एक छोटी सी एक उम्मीद रखो कि हम दोबारा वहां से क्या हो जाए, जिंदा हो सके। ठीक है ना। एक पेड़ को तुम लोग देखते होगे, वो नीचे से कट जाता है, तना पूरा उसका सब कुछ खत्म, फिर भी उसमें से एक पीक निकलता है और वो पेड़ फिर से बन जाता है। तो ये है उम्मीद जीतने की। ठीक है। पड़ाव नंबर 1, सटीक उत्तर वाले प्रश्न नंबर 1, यानी 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। कह रहा शून्य कभी सार्थक अंक नहीं हो सकते, नहीं, शून्य भी सार्थक होते हैं बेटा। दशमलव के दाएं तरफ वाले, जैसे लिखा है 0.304, अरे ये जीरो सार्थक है। 7001, ये दोनों जीरो सार्थक हैं। तो ये सब शून्य सार्थक है ना बेटा, तो शून्य कभी सार्थक नहीं हो सकता। ये वाली बात आपकी गलत है। क्या है, गलत। दशमलव चिन्ह के ठीक दाहिने आने वाले शून्य कभी सार्थक नहीं हो सकते, नहीं, दशमलव के दाहिने आ रहे हैं। दिस इज दाहिना, ये क्या है हमारा, ये है हम लोगों का दाहिना। क्या है ये, दाहिना। अब दशमलव लगाए, जैसे लिखा है 70.00, यहाँ तो ये तीनों के तीनों जीरो क्या है, सार्थक है। ये वाला, ये वाले क्या है, सार्थक है। ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, दशमलव चिन्ह के ठीक दाहिने आने वाले शून्य कभी सार्थक अंक नहीं हो सकते। ये वाली बात भी क्या होगी, गलत होगी। शून्य सार्थक होते हैं बेटा। दशमलव चिन्ह के ठीक बाएं आने वाले शून्य कभी सार्थक अंक नहीं हो सकते, नहीं, ये बात भी गलत हो जाएगी। जैसे लिखा है 80.04। अब ये दशमलव है, ये दाएं है और ये बाएं है, तो बाएं देखो ये वाला शून्य आ रहा है ना, और ये सार्थक होगा बेटा। तो ये वाली बात भी आपकी क्या होगी, गलत होगी। कह रहा दो शून्येतर अंकों के बीच आने वाला शून्य अवश्य सार्थक अंक होता है। इज द वेरी वेरी ट्रू बेटा, वेरी वेरी ट्रू। शून्येतर का मतलब क्या होता है, शून्येतर का मतलब होता है ऐसी संख्या जो शून्य नहीं है। शब्दों के जाल में नहीं फंसना है। शून्यतर से समझ में आ रहा है कि शून्य के जैसा कुछ नहीं। शून्यतर का मतलब है शून्य से इतर। ठीक है। एक संधि अगर इसकी करोगे तो निकल के आएगा शून्य प्लस इतर। इतर का मतलब होता है अलग, बगल, यानी जो संख्या शून्य नहीं है वो है शून्यतर। तो दो शून्यतर संख्या अगर मान लो हम लोग लिखें, एक लिख ले 7, एक लिख ले 1, यहाँ कितने भी जीरो भर दो, कोई भी तुम जो है दशमलव कहीं भी लगा दो, ये दो शून्यतर संख्याओं के बीच में आने वाले सारे के सारे शून्य क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। तो अपनी जो चौथा डी नंबर जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं क्या है सवाल। सवाल कह रहा है कि संख्याओं के समूह ए में बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तथा समूह बी में छोटी संख्याएं हैं। ए की संख्याओं का औसत m ऑफ a है तथा मानक विचलन एस ए है। ठीक है। बी की संख्याओं का औसत m ऑफ v है तथा मानक विचलन एस एन है। तो क्या कह रहा है, एम ए अवश्य बड़ा होगा एम बी से। देखो औसत निकालना, मान लो सेम संख्या, जैसे मान लो 5 संख्याएं हैं, तो इधर 5 संख्याएं छोटी छोटी संख्याएं, 1 2 3 4 5 ऐसे छोटी हैं, और इधर ही 5 संख्या है जो कि ऐसी है कि 1000 2000 4000 5000 इस तरह का कुछ है कि नहीं। तो जब इनका तुम औसत निकालोगे तो जितनी संख्याएं होती हैं उसमें तुम 5 का भाग दोगे, इधर जितनी संख्या होती है उसमें तुम 5 का भाग दोगे। तो भाई अगर एक संख्या जिनमें छोटी छोटी संख्याएं, एक तरफ जिनमें बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं के औसत भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। यानी हमेशा m ऑफ v क्या होने वाला है, m ऑफ a छोटी संख्याएं बड़ी बड़ी संख्याएं और m ऑफ b छोटी संख्याएं। तो a क्या है, m ऑफ a संख्याओं बड़ी बड़ी संख्याओं का औसत हमेशा ज्यादा होगा, m ऑफ a अवश्य बड़ा होगा m b से। ये ऑप्शन इज करेक्ट हो गया।
अब इसके बाद सारे ऑप्शन गलत होने वाले हैं। क्यों? एम ए अवश्य छोटा होगा एम बी से। एम ए क्या होगा? छोटा क्यों होगा? जब बड़ी बड़ी संख्याओं का औसत है। एस ए अवश्य बड़ा होगा एस एन से। देखो, जो विचलन है ना बेटा, यानी त्रुटि, इसके बारे में कोई किसी को बता थोड़ी सकता है, वो तो फॉर्मूले से निकल के आएगा। और दूसरी चीज, दिया होगा। तो बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए भी हो सकता है छोटा विचलन हो, छोटी संख्याओं के लिए भी हो सकता है काफी बड़ा विचलन हो। तो विचलन के बारे में तो दोनों कहानियों का अंदाजा ही कोई नहीं लगा सकता, इसलिए अवश्य तो तुम बोल ही नहीं सकते। सिर्फ पहला नंबर बोल सकते हो अवश्य। ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। किसी राशि का कई बार मापन करने से कम किया जा सकता है। कम क्या किया जा सकता है? यादृच्छिक त्रुटियां कम की जा सकती हैं, व्यवस्थित प्रकार की त्रुटियां कम की जा सकती हैं, अल्पतमांक के कारण त्रुटि कम की जा सकती है, असावधानी के कारण त्रुटि नहीं। किसी राशि का अगर तुम बार बार क्या करते हो, बार बार अगर आप लोग मापन करते हो, तो यादृच्छिक त्रुटियों की क्या कर सकते हैं हम लोग? उसमें कमी कर सकते हैं। लास्ट नंबर जो त्रुटि हम लोगों ने पढ़ी थी लेक्चर में, वो यादृच्छिक त्रुटि थी, और उसमें कई बार हम लोग क्या कर रहे थे, कई बार राशियों को ले रहे थे, तभी तो हम लोगों ने एक्स आई लिखा था ना। पहली बार मापन करेंगे तो x1, दूसरी बार करेंगे x2। तो कई बार मापन करने से हम लोग यादृच्छिक त्रुटियों को कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। व्यवस्थित प्रकार की त्रुटियों में दो प्रकार से कर सकते हैं, दूसरे मापक यंत्र को या किसी अनुभवी व्यक्ति को। अल्पतमांक के कारण त्रुटि का हम लोग कोई भी क्या नहीं कर सकते, सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो अल्पतमांक में त्रुटि है। असावधानी के कारण त्रुटि को हम लोग कर सकते हैं कि ध्यान पूर्वक और धैर्य पूर्वक काम किया जाए, लेकिन बार बार हम लोग सिर्फ और सिर्फ यादृच्छिक त्रुटियों के लिए करते हैं। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो गया, बाकी सब ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। इसके बाद संख्या 4 में सार्थक अंक है तथा दूसरी संख्या में 6 सार्थक अंक हैं। इनकी योगफल में सार्थक अंकों की संख्या होगी। अब प्लस वाले में कोई नहीं बता सकता जल्दी से कि कितनी होने वाली है, क्योंकि दशमलव के बाद हम लोगों के रूल क्या है जोड़ने के? दशमलव के बाद जो जो हमारा समूह में जिधर सबसे छोटा समूह होगा उसके हिसाब से सब में क्या कर देंगे, राउंडिंग कर देंगे और फिर जोड़ेंगे। तो कहानी कुछ अलग हो सकती है, लेकिन 4 सार्थक अंक हैं, तो दोनों का जब योगफल करेंगे तो मैक्सिमम 4 ही होंगे, इसीलिए ऑप्शन ए भी क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। ठीक है ना? अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सटीक उत्तर वाले प्रश्न, इसमें क्या होगा? 4 ऑप्शंस में से हमारे कई सारे ऑप्शंस क्या होने वाले हैं? सही होने वाले हैं। एक समय अंतराल का मान 10.42 है। कितना है? 10.42। इसमें सभी अंक बराबर सार्थक हैं। सभी अंक बराबर कभी भी सार्थक नहीं होते। पहले नंबर वाला क्या होता है? सबसे ज्यादा सार्थक, उसके बाद थोड़ा कम सार्थक, इसके बाद और कम सार्थक, इसके बाद ये और कम सार्थक। ठीक है? तो पहला नंबर सभी समान सार्थक है, मतलब गलत हो गया। अंक एक सबसे अधिक सार्थक है। अंक एक, देखो इसमें एक अंक है, एक, दूसरा है 0, 4 और 2। एक ही सबसे ज्यादा क्या है? सार्थक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया अपना? सही हो गया। अंक दो सबसे कम सार्थक है, बिल्कुल सही बात है। ये देखो लास्ट में लिखा है ना अंक दो, ये सबसे कम सार्थक है, तो ये वाली बात भी सही हो गई। अंक 0 निरर्थक है, नहीं, ये वाली बात गलत हो गई। तो इसमें दो ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि अंक एक सबसे अधिक सार्थक है और अंक दो सबसे कम सार्थक है, लेकिन बाकी सारी चीजें क्या हैं? इसमें गलत लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे, पूर्णांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सिर्फ पूर्णांक संख्याओं पर की जा सकती है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। दशमलव वाली संख्याओं के बीच में की जाती है। दशमलव वाली संख्या पूर्णांक नहीं कहलाती। 11.234, 3 पे अगर राउंडिंग करें तो 4 क्या है? 5 से छोटा है, तो 11.23। 4 को अगर या तो हटा दो या तो 0 से चेंज कर दो, ये राउंडिंग हो गई। तो यहाँ पे देखो ये कैसी संख्या है कि पूर्णांक नहीं है, दशमलव वाली संख्या है, इसीलिए ये वाली बात क्या होगी? गलत होगी। संख्याओं को पूर्णांक बना देती है, बिल्कुल सही बात है। संख्याओं को पूर्णांक बना देती है, कैसे? राउंडिंग कर दो, दशमलव के इधर खिसका दो, पूर्णांक बन जाएगी। निरर्थक अंकों को हटा देती है, निरर्थक अंकों को हटा देती है, बिल्कुल सही बात है। संख्याओं के मान में वृद्धि कर देती है, गलत बात है। संख्याओं के मान में कमी कर देती है। क्या कर देती है? कमी। चलो आगे। एक राशि को मापकर उसका मान 100.00 लिखा गया। 100.00 क्या किया गया? लिखा गया। इसमें 5 सार्थक अंक है, बिल्कुल 1, 2, 3, 4 और 5 इसमें क्या है? सार्थक अंक हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें दशमलव लगा है और दशमलव के इधर के सारे अंक क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। ठीक है ना? तो 5 सार्थक अंक हैं। संभावित त्रुटि प्लस माइनस 0.01 हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है।
दूसरा ऑप्शन भी सही है। संभावित त्रुटि 0.01% जब संभावित त्रुटि 0.01 होती है तो 100 ही तो है, तो 100 का 0.01 हो गया, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। संभावित त्रुटि 100% होना मतलब बहुत, ये सोचने वाली बात ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। आगे अभ्यास के प्रश्न, इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन ही सवाल थे, अभ्यास के प्रश्न पे आ जाते हैं। इसमें थोड़ा ज्यादा सवाल है। कह रहा है इन संख्याओं में कितने सार्थक अंक हैं, यानी सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। नंबर 1 सवाल है, लिखा है नंबर 1 सवाल, इधर देखो लिखा है 1001। 1001 इसमें कितने हैं, एक हमारा क्या है और एक ये शून्यतर है। क्या है, शून्यतर। और जब शून्यतर संख्याओं के बीच में आने वाले शून्य भी सार्थक होते हैं, यानी यहाँ दोनों जीरो क्या है, सार्थक हैं, तो 1 2 3 4 4 सार्थक अंक है। उसके बाद इसमें भी 1 2 3 4, क्योंकि दशमलव की स्थिति का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। क्यों 5 है, क्योंकि इधर दाईं ओर के आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। इसके बाद इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। अब इसमें 4 क्यों है, क्योंकि बाईं ओर के आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं, तो ये हमारे शून्य सार्थक नहीं है। और ये दोनों जीरो सार्थक होंगे, क्यों, क्योंकि शून्यतर के बीच में आ रहे हैं। तो 1 2 3 और 4 क्या है, हमारे सार्थक है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे आगे 1 मीटर स्केल में प्रत्येक मिलीमीटर पर निशान बने हैं जिसमें नापी गई लंबाई में कितने सार्थक अंक हो सकते हैं। कह रहे एक मीटर स्केल है, कैसी स्केल है, मीटर, और 1 मीटर में होता है 1000 मिलीमीटर। क्या है, 1000 मिलीमीटर। कह रहा 1 मीटर स्केल में प्रत्येक मिलीमीटर पर निशान बने हैं। क्या बने हैं, निशान बने हैं, जिससे नापी गई लंबाई में कितने सार्थक अंक हो सकते हैं, इसके बारे में भी क्या चलेगा, पता चलेगा। तो एक तो मीटर है, तो मीटर के लिए भी एक क्या बताएगा, अंक सार्थक अंक बताएगा। उसके बाद दशमलव के 3 अंक तक क्या होगा, लिखा होगा, तभी वो मिलीमीटर में क्या कर पा रहा होगा, बता रहा होगा। ठीक है, तो इसमें कम से कम 4 सार्थक अंक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 4 सार्थक अंक। यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इन संख्याओं को 2 अंकों तक पूर्णांकित करें। अब 2 अंकों तक पूर्णांकित करना है, मतलब राउंडिंग करनी है। 2 अंक कितने हैं, इसमें इसमें हमारा 4 पे हमको राउंडिंग करनी है। 3 4 7 2। यहाँ पे 7 5 से बड़ा है, इसीलिए 4 में क्या हो जाएगा, एक परिवर्तन हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, 5। और बाकी को 0 0 से चेंज कर देंगे, आ गया 3500। इसके बाद 8 4, तो 4 पे राउंडिंग करेंगे, तो 4 के जस्ट बाद क्या है, हमारा 1 है, तो 1 को क्या कर देंगे हम लोग, 5 से छोटा है, तो 4 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये हो गया 0 0। ये भी हो गया सही। इसके बाद क्या हो जाएगा अपना, 0 0 वो सही है। ये लगा है 2.55। अब देखो यहाँ पे जो 5 है, ये क्या है, इस पे राउंडिंग करनी है। 5 के बाद भी क्या है, 5 है, तो ये कैसा है, हमारा विषम है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी परिवर्तन एक इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो जाएगा, ये 6 क्या हो जाएगा, 2.6। इसके बाद 8 पे करनी है राउंडिंग। 8 क्या है, 8 के बाद 5 है, 8 क्या है, सम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2.8 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बेलन की लंबाई की त्रिज्या वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा नापी जाती है। इसमें मान क्रमशः 4.54 तथा 3.54 सेंटीमीटर पाए गए बेलन के आयतन की गणना कीजिए। बेलन बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, द वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। ठीक है, 3.14। और आर की वैल्यू कितनी है, एक बेलन में देखो यहाँ पे पढ़ो, त्रिज्या वर्नियर कैलिपर्स द्वारा मापी गई इनके इनके मान क्रमशः 4.54 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या, लंबाई और त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है यहाँ पे, 3.14, 3.50 है त्रिज्या। इसका हो गया स्क्वायर, तो इनटू क्या हो जाएगा, 3.50। और इनटू में एच कितना है, एच है हम लोगों का 4.54। देखो इतनी चीजें हैं। अब इसमें प्रत्येक संख्या में 3 ही तो सार्थक अंक हैं, तो सबका क्या करो, मल्टीप्लाई करो। सबका क्या करो, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आप लोग कर लेंगे, हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेटर से कर ले रहे हैं स्पीड करने के लिए। ठीक है, जिससे टाइम ना जाए।
तो जब हम लोग करेंगे, जब हम लोग करेंगे 3.14, देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये लिखा है हम लोग का 3.14, 3.14 इंटू इंटू 3.50, 3.50 इंटू 3.50, 3.50 इंटू 4.54, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 174.631। देखो इतना आ गया। अब कैसे सवाल सॉल्व करना है, जब गुणा होता है तो गुणा होने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में उतने ही सार्थक अंक होते हैं जितनी उनमें गुणा होने वाली संख्याओं में जिस संख्या में सबसे कम सार्थक होते हैं। प्रत्येक संख्या में 3 सार्थक अंक हैं, तो सबसे कम भी 3 ही है, तो रिजल्ट में भी 3 ही होने चाहिए। 4 पे होगी राउंडिंग, 4 पे क्या होगी, राउंडिंग। तो दशमलव को खिसका लेते हैं 1 पॉइंट इसके बीच में, तो 1.74631 इंटू 10 की पावर क्या हो गया, 2 हो गया। किस पे करते हैं राउंडिंग, 4 पे राउंडिंग करते हैं। 4 के बाद आ रहा है 6, 6 5 से बड़ा है तो इसमें एक बढ़ जाएगा, तो 1.75 इंटू 10 की पावर 2। अब अगर दशमलव हटाना है हटा भी दो, तो 175 आ गया आंसर। क्या गया, 175। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आ गया, एक शीशे की प्लेट की मोटाई 3 स्थानों पर नापी गई, ये मान 2.17 मिलीमीटर, 2.717 मिलीमीटर तथा 3.18 मिलीमीटर पाए गए। औसत प्लेट की मोटाई याद करनी है। औसत के लिए जितनी संख्याएं होती हैं उतने से भाग देते हैं। जैसे एक संख्या है 2.17 प्लस 2.17 प्लस 2.18, और कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो भाग दे दो 3 से। अब देखो ध्यान देना, इन तीनों को जोड़ेंगे, 3 से भाग देंगे, रिजल्ट में भी 3 सार्थक अंक होंगे। कितने होंगे, 3 सार्थक अंक, सार्थक अंक। तो इतना कर सकते हैं आप लोग, 2.17 प्लस 2.17 प्लस 2.18 बटे 3। कहोगे इसमें तो 3 है, नहीं, ये तो हमारा ऐसी संख्या है जो कि राशि है ही नहीं, राशियां तो ऊपर है ना बेटा, तो ऊपर के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। आगे करा, एक सरल लोलक के धागे की लंबाई मीटर स्केल से 90.0 सेंटीमीटर नापी गई। बर्नियर कैलिपर्स द्वारा लोलक की त्रिज्या और हुक की लंबाई नापकर जोड़ी गई, तो योगफल इतना आ गया। ठीक है, लोलक की प्रभावी लंबाई कितनी है, प्रभावी लंबाई निकालने के लिए धागे की लंबाई, हुक की लंबाई तथा लोलक की त्रिज्या को जोड़ते हैं। देखो पहले डायग्राम देखते हैं क्या है कहानी, ऐसे देखते हैं। एक रस्सी है और इस रस्सी से क्या लगा है, एक ऐसे हुक लगा है, और उस हुक में क्या है, एक ऐसे गोला बंधा है। ठीक है ना, ऐसे बात को समझना, पहले इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं। देखो इसे रोको। देखो इसको एक बार पहले सही से और बना देते हैं। ऐसे एक रस्सी है, ठीक है, उस एक रस्सी से ऐसे एक हुक लगा है, और इस हुक में एक क्या बंधा है, गोला बंधा है। क्या बंधा है, गोला। कह रहा धागे की लंबाई, ये जो धागा है यहां से लेके यहां तक, ये जो लंबाई है, ये लंबाई उसने दी है कितनी, कितनी, 90.0 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बनने के द्वारा हुक की लंबाई नाप कर जोड़ दिया गया, तो योगफल इतना है। किसका, ये हुक है, मान लो यहां से लेकर के यहां तक हुक है, और ये गोले का क्या है, व्यास है। ठीक है, लोलक की त्रिज्या और हुक की लंबाई नाप कर जोड़ी गई। बर्नियर कैलिपर्स द्वारा लोलक की त्रिज्या और हुक की लंबाई, यानी इतनी, इतना देखो इतना, ये टोटल तो व्यास है ना इसका, ये वाला, ये तो क्या है, व्यास है, लेकिन ये है त्रिज्या। ठीक है, तो और ये है हुक की लंबाई, दोनों को जोड़ा गया तो कितना आया योगफल, 2.13। तो लोलक की प्रभावी लंबाई कितनी है, प्रभावी लंबाई निकालने के लिए, प्रभावी लंबाई निकालने के लिए धागे की लंबाई, हुक की लंबाई तथा लोलक की त्रिज्या को जोड़ते हैं। तो देखो धागे की लंबाई, हुक की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई, और लोलक की त्रिज्या और हुक की लंबाई को जब जोड़ेंगे तो योगफल इतना आ रहा है। तो टोटल अगर देखा जाए तो टोटल इतना है, इतना
ठीक है, इतना कितना टोटल है 90.0 सेंटीमीटर प्लस 2.13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब दोनों को जोड़ दोगे तो इसमें कितना आने वाले हैं, इसके हिसाब से जोड़ लेंगे 2.13 2.13, इधर कितना लिखा है, इधर लिखा है 90.0। ठीक है, अब इस पे राउंडिंग करेंगे तो 3 5 से छोटा है तो 3 हट गया, इस पे जुड़ेगा 0 में 1 जुड़ेगा 1 आ जाएगा, दशमलव 2 2 और 9 92.1 आ गया आंसर, 92.1 सेंटीमीटर, ये है आंसर बेटा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7वां नंबर सवाल। कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 2.12 सेंटीमीटर बताई गई है, जिसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक वृत्त है, एक वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 2.12 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है भाई। वृत्त का क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 इंटू आर कितना है 2.12 इंटू 2.12। जब सबका गुणा कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में कितने सार्थक अंक होंगे, उसमें होंगे 3 सार्थक अंक। क्यों, क्योंकि सबसे कम भी कितने हैं, 3 है। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बस। तो ये लेक्चर अपना क्या है, इतना ही छोटा सा है बेटा, क्योंकि अब इसमें सवाल ही इतने हैं चैप्टर में, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगला लेक्चर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैथमेटिक्स स्टार्ट होने वाली है। क्यों, फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स स्टार्ट होगी, और उसके पहले जो चैप्टर होगा वो होगा वेक्टर, और वेक्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी। ठीक है, तो चलते हैं। आप सभी को थैंक यू। जो यहाँ पे चिन्ह दिख रहे हैं उन चिन्हों का सार्थकता समझो, और फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, धमाल मचाते हैं। ठीक है, ओके।